नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के आरएसएस पर बड़े हमले की, संसद में आरक्षण पर उठे सवाल की। जानेंगे महाराष्ट्र में कॉमेडियन के बयान से क्यों भड़के शिव सैनिक, नितिन गडकरी के मीडिया की आजादी पर दिए बयान को, देखेंगे बुलडोजर एक्शन पर क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बाद देश की 6 पार्टियों के पार्टी फंड में हुई बढ़ोतरी। लिस्ट में बीजेपी, टीडीपी, सीपीएम, एलजेपी, रामविलास, एसडीएफ और एआईयूडीएफ शामिल। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का हुआ आगाज, सदन में गूंजा महिला सम्मान की राशि का मुद्दा। आपके कई विधायकों ने किया वॉकआउट। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हल्ला बोल। 26 को पटना तो 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के आगे करेंगे प्रदर्शन। हाल ही में 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर बोर्ड पर किया था प्रदर्शन। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1078 अंकों की बढ़त के साथ 77,984 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 300 अंकों की बढ़त के साथ 23,658 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला। छात्र के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने आरएसएस को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में काबिलियत नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव होने पर नियुक्ति दी जाती है। तो आखिर क्यों आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति का पूरे देश में विरोध हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए और इस दौरान राहुल ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में जुटी है। राहुल ने कहा कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथों में चली गई तो देश में रोजगार खत्म हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। राहुल ने दावा किया कि आज केंद्रीय यूनिवर्सिटी में सभी वाइस चांसलर आरएसएस के चुने हुए लोग हैं और भविष्य में स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी यही हालत होगी। राहुल गांधी ने इस हालत को देश के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि अगर सिस्टम इनके हाथ चला गया तो देश खत्म हो जाएगा। राहुल के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। यानी देखा जाए तो राहुल के इस बयान ने आरएसएस की कार्यप्रणाली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस पर आरएसएस या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। राहुल ने साफ कर दिया कि अगर आरएसएस और बीजेपी की मनमानी को नहीं रोका गया तो देश के पूरे सिस्टम को ही ये खराब कर देंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दी। आरक्षण को लेकर संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से ही हंगामा खड़ा कर दिया गया तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। तो क्या हुआ संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार की तरफ से मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण से केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को बेचैनी हो रही है। नतीजा, पहले तो कर्नाटक सरकार के फैसले पर संसद में चर्चा करवाई गई और फिर बीजेपी के सांसदों ने संसद में जमकर बवाल किया। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। तमाम संगठन इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। इन बयानों के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम संविधान में भी संशोधन कर देंगे। डीके शिव कुमार के इसी बयान पर बीजेपी ने हंगामा मचा दिया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक बनती है, संविधान के बारे में ऐसा बयान देकर उन्होंने धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। वहीं कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने खरगे से कांग्रेस का रुख साफ करने को कहा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि किसने कहा कि हम संविधान बदलने वाले हैं। कोई भी डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान बदल नहीं सकता है। संविधान की रक्षा के लिए हमने कर्नाटक से कश्मीर तक भारत जोड़ो किया, लेकिन इन्होंने भारत तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने वाले हम हैं, ना कि ये बीजेपी वाले हैं। अब बीजेपी के इस रवैये को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार सदन चलने नहीं देना चाहती है। वहीं विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगा रहा है।
देखना होगा कि इस मुद्दे पर कब तक बवाल मचता है। संसद में सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा करते दिखाई देते हैं। वैसे आम जरूरतों के मुद्दों पर जब विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग होती है तो इसकी इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष राज्यों के विषयों पर भी चर्चा करता दिखाई दे रहा है। वैसे सवाल संसद की कार्यवाही नहीं, महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर शिव सैनिक भड़क गए हैं। सरकार की तरफ से कामरा से माफी मांगने की मांग की जा रही है, तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना मजाक बनाने को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा पर शिंदे गुट के शिव सैनिक इतना भड़क गए कि उन्होंने क्लब में तोड़फोड़ की और साथ ही कामरा के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया। वहीं कुछ शिव सैनिकों पर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया, जिसके बाद फडणवीस सरकार में मंत्री और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक आरोपी शिव सैनिकों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक शिव सैनिक हूं और जो कोई हमारे नेता का मजाक उड़ाएगा उसे शिव सैनिक छोड़ेंगे नहीं। जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूं, शिवसैनिक पहला हूं। और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूं, हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है। और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था, उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया। मगर एक बात उतनी जरूरी है कि वो जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया, बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया। और ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। प्रताप सरनाईक द हैबिटेट क्लब को अवैध बता रहे हैं, लेकिन इस पर भी सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब ये क्लब अवैध ही था तो फिर इतने सालों तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और अब सरकार की आलोचना के बाद ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है। बता दें कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के अलावा बीजेपी सरकार पर भी पैरोडी के जरिए तंज कसा था, जिससे बीजेपी घबरा गई थी। कामरा ने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कामरा के समर्थन में तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही कई संगठन भी आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में सरकार पर तंज कसने वालों को जेल भेजा जाएगा। वैसे महाराष्ट्र से ही सांसद और मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान इस बीच जरूर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को सरकार की आलोचना करनी चाहिए। कामरा पर कार्रवाई के बीच गडकरी का बयान बीजेपी सरकार को आईना दिखाता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने जाति को लेकर बयान दिया था कि नेताओं ने जाति बनाई है, जनता जातिवाद नहीं है। वोट बैंक के लिए नेता जाति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पार्टी के खिलाफ माना जा रहा था। और एक बार फिर गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में सरकार के खिलाफ बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि समाज में बदलाव लाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें समाचार पत्र और मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मीडिया को गलत चीजों की निंदा करने और सकारात्मक कार्यों की सराहना करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार में कुछ गलत होता है तो बिना झिझक सरकार की आलोचना करें। मेरे ही मंत्रालय में कोई गड़बड़ी हो तो भी खुलकर उजागर करें। अगर मेरे विभाग की गलती हो तो धुलाई अच्छी तरह करें, साथ ही अच्छे कामों की सराहना भी करें। मान्यता और सम्मान आपके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि चरित्र और गुणों से मिलता है। आजकल अच्छा काम करने वालों की चर्चा कम होती है। कई बार सकारात्मक खबरें जगह नहीं बना पाती हैं, जबकि नकारात्मक चीजें सुर्खियां बन जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाज में परिवर्तन के लिए अच्छे कार्यों को सामने लाना जरूरी है ताकि लोग प्रेरित हों। साथ ही कहा कि गलत चीजों के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी मीडिया का दायित्व है। गडकरी ने इस बात पर बल दिया कि संतुलित पत्रकारिता
समाज को सही दिशा दिखा सकती है और इसमें सभी को योगदान देना चाहिए। ऐसे में अब गडकरी के इस बयान को सरकार के खिलाफ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब गडकरी ने ये बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। गडकरी ने साफ कर दिया है कि सरकार और सिस्टम की खामियां मीडिया को उजागर करनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त कर पाती है? जो सरकार के खिलाफ सियासत करते हैं उन पर छोटे से आरोपों पर ही बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी भी कीमत पर बुलडोजर एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से यहाँ तक कह दिया था कि घर गिराया तो बना कर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि लोगों के घर गिराए जाने पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के मामले सामने आते रहते हैं। देश भर में राज्य सरकारें इस तरह की कार्रवाई कर अपना सीना चौड़ा करती रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति जताई है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक कार्यक्रम में कहा कि किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने वाली ये परंपरा परेशान करने वाली और निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि ये कानून के शासन की मूल अवधारणा का उल्लंघन है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारे न्याय वितरण प्रणाली की मूल संरचना को खत्म कर देगा। जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति आरोपी या अपराधी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ रहती है, बहन वहाँ रहती है, पत्नी और बच्चे भी वहाँ रहते हैं। उनका क्या दोष है? अगर आप उनके घर को तोड़ देंगे तो वो सभी कहाँ जाएंगे? उनके सिर पर से छत छीन लेना ठीक नहीं है। जस्टिस भुइयां ने ये बातें पुणे के भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज में एक सालाना इवेंट के दौरान कही। अब बुलडोजर एक्शन को लेकर जस्टिस भुइयां की टिप्पणी की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब इसे बीजेपी सरकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जस्टिस भुइयां की टिप्पणी को बीजेपी सरकारों के लिए झटका माना जा रहा है, तो झटका जेडीयू को चुनाव से पहले लगता दिख रहा है। रमजान की इफ्तार पार्टी के बीच बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते इफ्तार को अब चुनावी तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पहली बार बिहार के सीएम की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया तो लालू यादव ने बड़ा दांव चला है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने 23 मार्च को सीएम आवास पर रोजा इफ्तार की दावत दी, लेकिन उनकी पार्टी के रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि बिहार के प्रमुख मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने नीतीश कुमार की दावत का बहिष्कार कर दिया। हालात ये हो गए कि सीएम ने इफ्तार की दावत दी, लेकिन मीडिया को उसकी तस्वीरें तक नहीं खींचने दी। तो जिन धर्म गुरुओं ने नीतीश की इफ्तार दावत स्वीकार नहीं की थी, वो सभी आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर आरजेडी की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, जिससे साफ हो गया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार को सजा देने की तैयारी कर चुके हैं। इस बीच लालू यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी लोग चुनावी अभियान में जुट जाएं। इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम बनेंगे और जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। लालू यादव ने आरजेडी के घोषणा पत्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने सहायता दी जाएगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, वृद्धा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी और बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो इन जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाएं। लालू यादव के इस दाव से जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी परेशानी बढ़ती दिख रही है, तो परेशानी दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की भी बढ़ सकती है। सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में नई जानकारी सामने आई है। उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कर दी है। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक याचिका भी दायर की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए जहां एक तरफ 3 सदस्यीय टीम गठित की है, तो वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक याचिका दायर हुई है। मुंबई के रहने वाले 4 वकीलों की इस याचिका में कहा गया है कि 14 मार्च को जज के घर में जली हुई नकदी मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जजों की जांच कमेटी को मामला सौंप दिया गया है, जो कि सही नहीं है। जिस तरह आम नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होती है, वैसा ही इस मामले में भी होना चाहिए था। याचिका में 1991 के वीरास्वामी मामले में आए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का भी विरोध किया गया।
उस फैसले में कहा गया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी है, जबकि संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को मुकदमे से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से जजों को आम नागरिकों से अलग विशेष दर्जा दिया है। इसी के साथ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भी पार्टी बनाया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सदस्यों जस्टिस शील नागू, जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस अनु शिवरामन को भी पक्ष बनाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है या फिर नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रसिद्ध यूट्यूबर कुणाल कामरा ने इस बार फिर से कॉमेडी की जगह पर ट्रेजेडी कर दी। किसके लिए? डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के बारे में एक उन्होंने टिप्पणी की, जिससे नाराज होकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने स्टूडियो पर हमला कर दिया, जिसमें कुणाल कामरा ने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह हमला उन्होंने हथौड़ों से किया। हथौड़ों से क्यों हमला किया? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अब उनको देश की अदालत के हथौड़े पे भरोसा नहीं रहा है और अब वो अपना ही हथौड़ा चलाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।